नमस्कार। तो देखिए, अभी 15 मई को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो रिसर्च ऑफिसर का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसका जो पहले के 15 क्वेश्चन थे वो HPG के थे, वो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के हैं। इन क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, नहीं आता है, पहली नज़र में लगता है कि आप नहीं कर पाते एग्जाम में, उस क्वेश्चन को नोट करना, अच्छे से जो भी डिटेल में बताया जाएगा उसको भी नोट करना, ताकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उससे पहले जब आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने उनको रिवाइज कर सकें और एग्जाम में हेल्प मिल सके। और देखिए, होता क्या है ना कि यहाँ पर देखने से तो क्वेश्चन आसान लगता है, परंतु जब पेपर में वही क्वेश्चन करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ये तो मेरे को आता था, और उस आता है के चक्कर में जो है वो बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसा करना कि नोट कर लेना और डिटेल से भी हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटी से जो है वो कौन सा आर्टिकल डील करता है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी से जो है वो डील करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो आती हैं? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में जो है वो आती हैं। कौन से पार्ट में आती हैं? ये पार्ट 4A में जो है वो आती हैं। इससे पहले पार्ट 4 जो है वो किसके साथ डील करता है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ जो है वो डील करता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो था वो 1976 में जो था वो ऐड किया गया था। बाद में चलकर 2002 में एक अमेंडमेंट की गई, जब और भी कुछ ड्यूटीज़ जो था वो यहाँ पर ऐड की गई थी। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। उसी के आधार पर जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो बनी थी और इनको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी 1976 की। उसके तहत पार्ट 4A में ऐड किया गया। आर्टिकल नंबर 51A जो है वो यहाँ पर डील करता है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सुजेस्ट किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। अभी हम बाद में चलकर बात करें तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, ये सारा पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, तो पार्ट 4 आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जान लिया। इससे पहले पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। इतना ही हम यहाँ से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते हैं द 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। तो इंडिया का जो 7th नंबर का इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था, ये आपने आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए 17th नंबर जो हमारा 7th नंबर का 7वें नंबर का जो था वो एक इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, वो हुआ था 2019 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2019 में हुआ 7वें नंबर का इकोनॉमिक सेंसस। देखो इकोनॉमिक सेंसस में होता क्या है, इकोनॉमिक सेंसस में जो है वो जितनी भी यूनिट्स होते हैं किसी भी कंट्रीज में उन सभी को जो है वो काउंट किया जाता है और इकोनॉमिकली ही जो है वो ऑब्वियसली इनको काउंट जो है वो किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। 7th इकोनॉमिक सेंसस जो था वो 2019 का था, ये आपने ध्यान रखना है। और ये कंडक्ट किसके द्वारा किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इससे पहले भी जो था वो अलग अलग कमीशन हुए, अब इनको भी नोट कर लेना। पहला जो इकोनॉमिक सेंसस था वो 1977 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है पहला। दूसरा कब हुआ था? दूसरा 1980 में जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा कब हुआ था? तीसरा 1990 में जो था वो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। चौथा कब हुआ था? चौथा 1998 में जो था वो हुआ था। इसके बाद 5वें नंबर का कब हुआ था? 5वें नंबर का 2005 में जो था वो हुआ था, ये नोट होना चाहिए। और 6ठे नंबर का कब हुआ था? 6ठे नंबर का 2013 में जो था वो हुआ था। और 7th नंबर का आपने जान लिया यहाँ पर। 7th नंबर का इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? ये 2019 में जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज कंडक्टेड करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। तो स्पेसिफिक रूप से जब ग्रामीण योजना के बारे में पूछा गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो पहले तो हम जानेंगे कि इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी दी गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि इट प्रोवाइड 1.30 लाख पर यूनिट इन हिली एरियाज। तो इसमें बोलते हैं कि 1.30 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है, जो पर यूनिट होती है। कोई भी किसी को भी चाहिए हिली एरियाज में बनाने के लिए कोई भी घर, तो उनको दिया जाता है ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। इसमें क्या सभी को सहायता मिलेगी? इसमें देखो सहायता मिलेगी उनको जो गरीब हैं, बेघर हैं, जिनको आवास की सुविधा नहीं है, तो उनको आवास की सुविधा जो है वो दी जाएगी, उनको जो है वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 में शुरू की गई थी। इस योजना को 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये आपने ध्यान रखना है।
और इस योजना में जो है वो क्या किया जाता है, ग्रामीण इलाकों में जो है इसका लाभ जो है वो दिया जाता है। हमें यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है जब ग्रामीण साथ में लगा हुआ है। इस योजना के बारे में एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि इसका नाम तो बदला गया परंतु इसको एग्जैक्टली लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2016 को। तो एग्जैक्टली लॉन्च डेट आपको इसकी पता होनी चाहिए। वो तो हमने हिस्ट्री जानी एक तरह से उसकी, किस तरह से हुआ था। फिर नवे सिरे से जो इसको लॉन्च किया गया तो वो किया गया 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया था और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन फिर एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। अब हमने हिली एरियाज़ की बात कर ली, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि हिमाचल हो गया, इनमें 1.30 लाख रुपया पर यूनिट जो है वो दिया जाता है। अगर हम बात करें कि जो प्लेन एरियाज़ हैं तो प्लेन एरियाज़ में जो है वो 1.20 लाख दिया जाता है, यानी कि 1,20,000 रुपया जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से ना देखो हम कुछ एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स को जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि कब जो था वो स्कीम्स लॉन्च की गई थी, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई थी वो हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए हम स्टार्ट करेंगे जब से नई सरकार बनी, मतलब हम 2014 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। जन धन योजना स्टार्ट की गई 28 अगस्त 2014 को। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 को ही। और मेक इन इंडिया योजना जो था वो लॉन्च की गई 28 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था उस टाइम 2 अक्टूबर 2014 को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लॉन्च की गई, ये 22 जनवरी 2015 को जो था वो लॉन्च की गई थी। फिर PM मुद्रा योजना आई, ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में ये आया था, 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया 16 जनवरी 2016 को जो था ये आया था, ये आपने ध्यान रखना है। स्टैंड अप इंडिया योजना आई, ये 5 अप्रैल 2016 को जो था वो आई थी। और नमामि गंगे योजना आई, ये जो था वो 2016 को आई थी और 7 जुलाई को जो था ये आई थी। ठीक है जी, तो इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इनका लॉन्चिंग ईयर भी हमने जान लिया कि कब इनको जो था वो लॉन्च किया गया था, तो वो भी आप ध्यान रखें, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं वंगाला डांस फेस्टिवल इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो वंगाला डांस है ये कहाँ से, कौन से स्टेट से जो है वो संबंध रखता है, तो ये मेघालय स्टेट से जो है वो संबंध रखता है। ऑप्शन डी मेघालय जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, वंगाला डांस फेस्टिवल के बारे में आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कौन सी ट्राइब के लोग इसको जो है परफॉर्म करते हैं, तो गारो ट्राइब के लोग जो हैं उसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि वंगाला डांस गारो ट्राइब के लोगों के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, बाकी स्टेटमेंट में कुछ और ही सवाल जो है वो पूछ लेगा। तो ये गारो ट्राइब का है, ये आपने ध्यान रखना है वंगाला डांस फेस्टिवल। देखो ये जो है ना भगवान सूर्य की आराधना में जो है वो किया जाता है, भगवान सूर्य को जो है वो भगवान सूर्य के ऑनर में जो है वो किया जाता है। और ये हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है ना, लॉन्ग हार्वेस्टिंग सीजन, उसका भी एंड इस दौरान होता है जब ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। एक और बात इसके बारे में ये आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। अब क्या कोई और इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल भी जानना है हमने, तो देखिए यहाँ से 3 पॉइंट हमने जाने, इन तीनों को ही ध्यान रखते हैं। एक तो गारो ट्राइब क्यों मनाया जाता है, भगवान सूर्य को ऑनर करने के लिए। एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन जो है ये होता है जब मनाया जाता है। वंगाला कहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लोकायुक्ता का इंस्टीट्यूशन सबसे पहले कौन से स्टेट ने जो था वो एस्टेब्लाइज किया था, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो लोकायुक्ता का इंस्टीट्यूशन सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था, परंतु कौन से ईयर में जो था वो किया गया था ये भी पता होना चाहिए। ये बात है 1971 की, तो जब इसको एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे तब भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिमाचल में जो लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था वो कब किया गया था, 1983 में जो था वो किया गया था। पहले लोकायुक्त बनाए गए थे उसके बाद, जिनका नाम था TVR दत्ताचारी, और ये 1983 में बने थे और 1988 तक जो था ये अपनी पोस्ट पर जो था वो बने रहे थे, ये आपने ध्यान रखना है। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 सालों के लिए जो है ये चुने जाते हैं, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त कौन है हिमाचल प्रदेश के, वो आप कमेंट करके बता देंगे, थोड़ा सा रिवीजन आपका भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फॉलोइंग माउंटेन रेंज द थालघाट गैप इज सिचुएटेड। तो ये जो थालघाट गैप है ये कौन सी रेंज में जो है, माउंटेन रेंज में जो है वो स्थित है। तो इसकी हम बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो थालघाट गैप है ये वेस्टर्न घाट में जो है वो स्थित है। ये जो देखो ये जोड़ता है ना मुंबई को, ये नासिक के साथ जो है वो जोड़ता है। और आपने ध्यान रखना है मुंबई से जो कोलकाता का रास्ता है ना वो यहीं से होकर जो है वो गुजरता है।
ठीक है जी, ये आप यहाँ पर नोट करें। और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से थाल घाट है, एक बोर घाट भी है, एक पल घाट भी है, ये कौन सी रेंज में जो है वो आते हैं, तो ये सारे के सारे वेस्टर्न घाट में ही जो है वो आते हैं। थाल घाट हो गया, बोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। और ये जो बोर घाट है ना, बोर घाट, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बोर घाट आपने ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, ये भी वेस्टर्न घाट में ही जो है वो आता है। थोड़ा सा मैं आपको ले जाता हूँ अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर। देखो हम वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ जाता था कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी, तो उस क्वेश्चन को मत भूल जाना। हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट की, वो है अन्नामुडी पीक, उसका आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अन्नामुडी पीक जो है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है जी, अन्नामुडी कहाँ पर स्थित है, ये केरला में जो है वो पीक स्थित है, और इसको जो है वो एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी जो है वो बोल देते हैं। लगभग 2695 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। इसको जो है वो एलिफेंट्स हेड भी कहते हैं, एलिफेंट्स की हेड की तरह इसका है, तो इसको एलिफेंट्स हेड भी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या दिया गया। बोलते हैं आइडेंटिफाई द सोसाइटी विच वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उस सोसाइटी का नाम बताइए जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। तो आप पढ़ते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा तो स्थापित की गई थी, परंतु कौन से ईयर में जो था वो की गई थी ये भी तो पता होना चाहिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में 1905 में, 1905 में जो था वो इनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। देखो क्या ये कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, बिल्कुल हाँ बने थे, 1905 में ही बने थे। 1905 में बने थे, तो ये सेशन कहाँ पर हुआ था, ये सेशन जो था वो बनारस में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। बनारस में जो था ये सेशन हुआ था, 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था, लॉर्ड कर्जन उस टाइम हुआ करते थे, वो तो आपको पता ही है। 1905 के बाद 1906 में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो उसको प्रिजाइड किया गया था, उसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। इनका जन्म हुआ था 1866 में, और महाराष्ट्र में जो था वो इनका जन्म हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इनका देहांत जो था वो कब हुआ था, तो वो भी पता होना चाहिए। तो इनका देहांत जो था 1915 में जो था वो इनका देहांत हुआ था, मुंबई में ही इनका देहांत हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको। साथ में इनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था वो बनाई गई थी, वो भी पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए इनके बारे में कि इनके द्वारा एक रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी जो था वो स्थापित किया गया था 1908 में, और इनके द्वारा एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था जिसको हितवाद नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका नाम, हितवादा उसको नाम दिया गया था, ये नाम आपने ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु किसको कहा जाता है, तो इन्हीं को जो है ये पॉलिटिकल गुरु जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं करेक्ट वन स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर हम हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, बोलते हैं अंडमान निकोबार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अंडमान निकोबार देखो एक यूनियन टेरिटरी में आता है, और इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में जो है वो आती है, बे ऑफ बंगाल में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है आपने कि इसका जो एरिया है वो लगभग 8249 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है। और अंडमान निकोबार देखो लगभग यहाँ पर 572 आइलैंड जो है वो आते हैं। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कितने आइलैंड है यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि जो अंडमान ग्रुप है और निकोबार ग्रुप है, अंडमान निकोबार तो हम पढ़ लेते हैं, परंतु ये अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान ग्रुप, निकोबार ग्रुप। ये जो सेपरेट किए जाते हैं ये कौन से डिग्री ऑफ चैनल के द्वारा किए जाते हैं, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये सेपरेट किए जाते हैं, ये आपने ध्यान रखनी है एक बात। अंडमान निकोबार को देखो वैसे तो 1858 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी कॉलोनी यहाँ पर बनाई गई थी पोर्ट ब्लेयर में। 1858 में ये पोर्ट ब्लेयर में अपनी कॉलोनी इनके द्वारा बनाई गई थी, परंतु अंडमान निकोबार को एक प्रोविंस के रूप में कब एस्टेब्लाइज किया गया था, तो 1875 में। 1875 में इसको एक प्रोविंस के रूप में एस्टेब्लाइज किया गया था। यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड भी दिया गया है, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अराबियन सी में जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर आता है। और लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश में ही जो है वो आता है, यूटी है ये भी एक। और इसका हेडक्वार्टर, इसका जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो कवारत्ती में स्थित है, इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कवारत्ती में इसकी कैपिटल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। तो देखो इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनने की जब भी बात करता है तो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात आ जाती है। तो
थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट इकॉनमी किसकी है, पहले तो वो पता होना चाहिए। थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो जर्मनी की जो है वो आ जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर लार्जेस्ट इकॉनमी कौन है, दूसरे नंबर पर लार्जेस्ट इकॉनमी कौन है। देखो सबसे पहले नंबर पर जो है वो यूएस जो है वो आ जाता है, दूसरे नंबर पर जो है चाइना आ जाता है, तीसरे नंबर पर आता है ये जर्मनी, और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है जापान, और उसके बाद पाँचवें नंबर पर आता है अपना देश भारत। तो ये आपने ध्यान रखना कि भारत का नंबर कौन सा है, पाँचवें नंबर पर जो है अपना देश भारत जो है वो आ जाता है। ठीक है जी, 5 कंट्रीज़ तो हमने जान ली कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं ये आती हैं, जो टॉप 5 में जो है वो आती हैं। क्या टॉप 5 से काम चल पड़ेगा, नहीं चलेगा भाई, टॉप 10 पता होनी चाहिए जो अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सोच रहे हैं। तो 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पर जो है वो यूके आता है, 7वें नंबर पर फ्रांस आता है, 8वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, 9वें नंबर पर इटली आता है और 10वें नंबर पर कनाडा आता है। ये है लार्जेस्ट इकॉनमीज़। ठीक है जी, आपको पता चल गया लार्जेस्ट इकॉनमी की, टॉप 10 इकॉनमीज़ आपने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच फॉलोइंग सिटी द सेकंड समिट टुक प्लेस बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड नॉर्थ कोरिया लीडर। नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप की ओर है, आपको पता है, परंतु नॉर्थ कोरिया के लीडर और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में एक बैठक हुई थी, वो कहाँ पर जो था वो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हनोई जो है वो सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के बारे में हम क्या जानेंगे यहाँ से। देखो वैसे तो करंट अफेयर का कोई खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन जाता, परंतु यहाँ से हम जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन सी है, उस बॉर्डर का क्या नाम है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, तो उसको कहते हैं 38th पैरेलल। 38th पैरेलल जो है वो उसको कहते हैं। ये आप ज़रूर ध्यान रखना, उस बॉर्डर का नाम जो है वो क्या है। तो एग्ज़ाम में ये 38th पैरेलल पूछा जाए तो ये कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। ये जान लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है। बहुत बार हम पढ़ते हैं जब भी सितंबर महीने की बात होती है, तो सितंबर महीने का हम पढ़ते हैं कि ये 16 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अभी जब आगे मनाया जाएगा तब अलग बात है, परंतु कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेज ऐसे हैं जो आपको वैसे ही याद होने चाहिए, जैसे कि ओजोन डे हो गया, ये हमने जान लिया। यूथ डे हो गया, कब मनाया जाता है। नेशनल लेवल पर यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करेंगे। ऐसा मैं बता देता हूँ कि 12 तारीख को ही मनाया जाता है, मंथ आप बताएंगे। ठीक है जी, साइंस डे हो गया, ये कब मनाया जाता है, तो ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है, और 28 फरवरी को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसी तरह अर्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है। अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है कि अर्थ डे प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। उसी तरह वाटर डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो मार्च के महीने में 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का आपने ध्यान रखना है कि वो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी कहते हैं। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है ये नेशनल वोटर डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। उससे पहले देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेपर 1 ज़रूर डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए। 35% नंबर लेना भी मुश्किल हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वहीं से इम्प्रूवमेंट जो है वो होगी। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, और पेपर 1 क्रैक करना जो है बहुत ही आसान बात आपके लिए हो जाएगी, या फिर इतनी टफ नहीं रहेगी आपके लिए ये फाइट। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना, डिटेल से जो है वो चीज़ों को समझना, अच्छे से समझना, नोट्स बनाकर समझना, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज रखिए। तो टेस्ट सीरीज देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देख रहे थे हम, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 की, इसमें मेडल टैली आपको बतानी है कि किस कंट्री ने कितने मेडल जीते। तो 27 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यूएसए ने 29 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते थे। चलो ये सही हो गया। अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं।
देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो था वो हुई हंगरी कंट्री में। होस्ट करने वाली सिटी थी इसको बुदापेस्ट सिटी, ये आपने ध्यान रखना है। 19th नंबर की एडिशन जो था ये हुई यहाँ पर, और इसकी मेडल टैली की अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पर रहा यूएसए, जिसके द्वारा 29 मेडल जो था वो जीते गए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर था कनाडा, जिसके द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? 4 मेडल जिसके द्वारा जो था वो जीते गए, 6 मेडल जो था वो कनाडा के द्वारा जीते गए थे। इसको करेक्ट कीजिए, 6 मेडल कनाडा ने जो था वो यहाँ पर जीते थे। तीसरे नंबर पर रहा था स्पेन। स्पेन के द्वारा कितने मेडल जो था वो जीते गए थे? स्पेन के द्वारा 5 मेडल जो था वो जीते गए थे। और उसके बाद बात करें कि उसके बाद कौन सी कंट्री रही थी, तो एक जमाइका कंट्री है वो रही थी। जमाइका के द्वारा जो था वो 12 मेडल जीते गए थे, और वो जो था वो चौथे नंबर पर रही थी। जमाइका के द्वारा 12 मेडल जीते गए, तो वो चौथे नंबर पर कैसे हो गई? चौथे नंबर पर ऐसे हुई वो क्योंकि उसके द्वारा 3 गोल्ड मेडल जो था वो सिर्फ जीते गए थे। और अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन के द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए थे, इसलिए वो जो था वो तीसरे नंबर पर आ गया था, इंस्टेड ऑफ कि उसके टोटल मेडल कम थे। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत के द्वारा जो था वो कितने मेडल यहाँ पर जीते गए? भारत के द्वारा एक ही मेडल यहाँ पर जीता गया था, और एक मेडल जो ये जीता गया था ये गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जो था वो जीता गया था। ठीक है, इसमें एक मेडल भारत ने जीता, गोल्ड मेडल ही वो भारत ने जीता था। अब हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यूएसए के द्वारा 29 मेडल जो था वो जीते गए थे, इसमें से 12 गोल्ड मेडल थे, इसमें से 8 सिल्वर मेडल थे, और 9 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। कनाडा के द्वारा जो था वो 6 मेडल जीते गए थे, 6 में से 4 तो गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल थे, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा नहीं जीता गया था। स्पेन ने 5 मेडल जीते थे, स्पेन ने 4 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता था। जमाइका की बात करें तो जमाइका ने 3 जो था वो गोल्ड मेडल जीते थे, 5 सिल्वर मेडल जीते थे, और 4 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते थे। इसलिए ये रैंकिंग जो था वो इस तरह से रही। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, होस्ट सब कुछ पता चल गया आपको। 28 में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो हैं वो कितने मेंबर हैं? अगर हम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करते हैं तो 4 मेंबर जो हैं वो इसके आ जाते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 4 मेंबर हैं इसके। ये 4 मेंबर कौन कौन से हैं? एक आइसलैंड कंट्री है, एक नॉर्वे कंट्री है, एक स्विट्जरलैंड कंट्री है, और एक लिंक्टेनस्टीन कंट्री है। तो इन कंट्रीज को आप ध्यान रखना, ये 4 कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, लिंक्टेनस्टीन कंट्री है एक। तो इन कंट्रीज के नाम ध्यान रख लेना, ये 4 कौन कौन सी कंट्री है, ज़्यादा हम यहाँ से नहीं जानेंगे। 29 में बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर एकेडमी अवार्ड इन 2024। तो बोलते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया ईमा स्टोन को। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है ईमा स्टोन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको नोट कर लेना। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको दिया गया? तो ये ओपनहेमर को दिया गया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओपनहेमर एक मूवी है, इसको जो था ये दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो था वो किसको दिया गया था? तो वो किलियन मर्फी को जो था वो दिया गया था। यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देता हूँ, किलियन मर्फी का नाम, इनको जो था वो दिया गया था MURPHY। और एक्ट्रेस का पता चल गया, ईमा स्टोन को दिया गया था। और डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था क्रिस्टोफर नोलान को। क्रिस्टोफर नोलान को आपने ध्यान रखना है कि इनको जो था ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो था वो दिया गया था। ठीक है जी, हमने बेस्ट मूवी जान ली, बेस्ट पिक्चर जान ली, मतलब बेस्ट एक्टर जान लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जान ली, बेस्ट डायरेक्टर जान लिए। तो इतना कर बहुत है जानने के लिए। हाँ, एक बात जान लीजिए, जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ईमा स्टोन को दिया गया है, उनकी एक फिल्म है पुअर थिंग्स, जिसके लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया है, उनको ओपनहेमर में काम करने के लिए ही जो है वो दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन जो है, इनको भी ओपनहेमर में ही डायरेक्शन करने के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। तो ये भी नोट होगी चीज़ें आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज़ द फर्स्ट नाटो मेंबर टू सस्पेंड इट्स एम्बेसी इन रशिया इन 2023। देखो, नाटो के साथ रशिया का तकरार हुआ, यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो पहली यूरोपियन कंट्री कौन बनी जिसने जो था वो अपनी एम्बेसी जो रशिया में थी उसको सस्पेंड कर दिया? तो वो कौन सी कंट्री थी? वो थी आइसलैंड कंट्री। आइसलैंड ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइसलैंड कंट्री का नाम सुनते ही एक क्वेश्चन तो मन में आ जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन है वो जो मन में आना चाहिए? आइसलैंड के अभी एक नेता जो था वो नियुक्त किए गए थे, वो नेता कौन थे? आपने ध्यान रखना है कि जो प्राइम मिनिस्टर अभी आइसलैंड के बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं बेजारनी बेनेडिक्टोन
उनका नाम हमने पढ़ा है उत्तीर्ण सीरीज में, उसको नोट कर लेना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड जो है वो किसको बनाया गया है, एक बार लिख लेना उनको, या लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नाटो की ही बात कर लेते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में जो था वो की गई, ये आपने ध्यान रखना है। नाटो की हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने ध्यान रखना है। नाटो का जो यंगेस्ट मेंबर बना है वो कौन सा बना है, तो यंगेस्ट मेंबर आपने नाटो का ध्यान रखना है कि अभी जो 32 नंबर का मेंबर बना है वो स्वीडन कंट्री जो है उसकी 32 नंबर की मेंबर जो है वो बन गई है, मार्च महीने में 2024 में बनी थी। उससे पहले 32 नंबर की कंट्री जो था वो कौन सी बनी थी, अगर हम 31 नंबर की कंट्री 31 नंबर की कंट्री जो हम बात करें तो वो फिनलैंड बनी थी। फिनलैंड 31 बनी थी, 32 अभी स्वीडन जो है वो बन गई है। तो इन कंट्रीज़ को ध्यान रखना, नाटो के बारे में ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या सोच रहा है ना वो हम नहीं सोच पाएंगे, परंतु एग्जामिनर क्वेश्चन लिंक करके पूछ ले तो हमें ज़रूर हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, और यही बेसिक मेथड है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ जो हमने लॉन्च की हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देखना, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ एलाइड की तैयारी तो आपकी होगी ही होगी, परंतु इस बात को मान के चलिए कि ऑनेस्टली तैयारी करेंगे तो ग्रंटेड बात है कि बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। प्रैक्टिस के बिना आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वो दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।